हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 मार्च से 9 मार्च 2025 यानी आज तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। हमारा करंट अफेयर का ये सीरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहां आपको विधिवत तरीके से शुरुआत से लेकर आपका 1 जनवरी से आपको ये मिल जाएगा। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर ज़रूरी है, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हों, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, या यूपी पीएससी या किसी अन्य आयोग का पेपर। हम जो करंट अफेयर इसमें करते हैं, करंट अफेयर साथ ही साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको बताते हैं, तो आपको यहाँ पर डबल डोज मिलता है, यानी करंट अफेयर का साथ ही साथ स्टैटिक जीके का डोज। तो दोनों चीज़ें आपकी कवर होती हुई चलती है, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी में एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, पूरा डिटेल उसमें होगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे 1-2 सेकंड का वेट करिएगा, आपको ग्रुप आ जाएगा, उसमें जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको उसी पर मिलेगा, टेलीग्राम पर। एक तरीका ये है, मैनुअल भी आप जुड़ सकते हैं, ऐट लगाकर रणधीर एजुकेशन आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वहां जाइएगा, ये आपको हमारी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और जानते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे एमसीक्यू या कहें कि करंट अफेयर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक। इस क्वेश्चन ऑफ द वीक का आंसर जो है वो आप लोगों को करना है। जो भी आंसर सही करेगा उसका हम जिक्र करेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा वीकली आता है संडे के दिन, उसमें जिक्र करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन ऑफ द वीक ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फॉलो करते आए हैं तो बहुत आसानी से इसका जवाब आप दे पाएंगे। सवाल है कि किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इनविटेशन कार्ड दिया गया है और वो किसी अन्य देश ने दिया है, जैसा कि ऑप्शंस आपके सामने हैं: श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और मालदीव। जो भी आपको आंसर लगता है आप हमें इसे कमेंट करके जरूर बताएं। लिखें QW, बस इतना लिख दें। QW मतलब क्वेश्चन ऑफ द वीक हम समझ लेंगे, और आंसर जो भी ABCD जो भी आपको लगता हो आप जरूर बताइएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अब हमने पहला सवाल लिया है जो कि आपको बताना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 11वें चेयरमैन यहाँ पर आपको बताने हैं। तो देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 11वें नंबर के हमारे चेयरपर्सन बने हैं, और वो भी सेबी के। आप सेबी जानते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, उसको कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा बोर्ड है। जो बाकी सभी को कंट्रोल करता है सेबी, है ना। तो सेबी के बारे में ध्यान रखेंगे। ये हमारा शेयर को कंट्रोल करता है, मीन्स कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, नॉर्म्स बनाता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। अभी तक हाल ही में देखें तो पहले माधवीपुरी बुच थी, लेकिन अब उनकी जगह पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा, तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे जो हैं ये अब 11वें चेयरपर्सन होंगे सेबी के। ये 11वें नंबर के हैं। 10वें नंबर की कौन थी? माधवीपुरी बुच थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका जो टेन्योर रहेगा वो 3 साल का रहेगा, तो कार्यकाल आपको ध्यान रखना है, 3 साल तक ये काम करेंगे। ठीक है, किसकी जगह पर आए हैं? माधवीपुरी बुच की जगह पर। सेबी के बारे में अगर बात करें तो सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा हमारे देश में एक स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज स्कैम हुआ था, उसके बाद इस सेबी की स्थापना की गई थी। वैसे आपको बताएं, सेबी बनाया तो पहले था, लेकिन इसको पावर एक एक्ट के थ्रू दी गई थी। तो ध्यान रखनी है, इसकी स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 में होती है। ठीक है, केवल और केवल उस समय पर केवल ये एग्जीक्यूटिव एक बॉडी थी, दैट्स इट। उसके बाद अगर देखें तो इसका बाद में इसको एक्ट बनाकर इसे पावर दी गई। तो एक्ट जो बना है वो है 1992 में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सेबी की स्थापना 1988 में कब हुई है? 12 अप्रैल 1988 में, अंडर द एक्ट ऑफ सेबी एक्ट, ऐसे आप याद रखेंगे, सेबी एक्ट 1992। देखिए, जनरली कोई भी कंपनी बनती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो उसका एक्ट पहले बन जाता है, लेकिन यहां पर एक्ट बाद में बन रहा है, और आप देख रहे हैं कि लगभग 4 साल बाद बन रहा है। ऐसे प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बात करें, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का भी एक्ट बाद में बना था,
आरआरबी पहले ही बन चुकी थी, 1975 में बनी थी, लेकिन एक्ट 1976 में बना था। उसी प्रकार यहाँ पर जरूरी है, तो ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी की स्थापना कब होती है, तो तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 30 जनवरी 1992 को, अंडर द एक्ट ऑफ सेबी एक्ट 1992। ये किसके अधीन काम करता है, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सेबी के बारे में हो गया। सेबी के 11वें नंबर के चेयरमैन है, 11वां नंबर याद रखेंगे, और याद रखेंगे तुहिन कांत पांडे यहाँ पर चेयरमैन है। चलिए अगला सवाल है, सशक्त भारत नामक हिंदी मैगजीन को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, अब जब से बीजेपी सरकार काम कर रही है तब से हिंदी जो है उसको काफ़ी वर्चस्व मिल रहा है। हिंदी की मैगजीन्स भी शुरू की जा रही हैं। पहले केवल जितने भी अभिभाषण हुआ करते थे सब अंग्रेजी में होते थे, लेकिन हिंदी के धीरे धीरे यहाँ पर होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति होती जा रही है। तो इसीलिए एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय ने एक मैगजीन को शुरू किया है, और वो भी हिंदी में। ये अच्छी बात है, हिंदी में मैगजीन शुरू हुई है, और वो मैगजीन का नाम है सशक्त भारत। ध्यान रखेंगे, यह जो शुरू की गई है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यह शुरू की गई है। ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं। आपको ये याद रखना है, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसे जानते होंगे। क्या नाम है, सशक्त भारत नाम है इस मैगजीन का। अगला प्रश्न है, चक्रवात तूफान जिसका नाम है गैरेंस किस महासागर में आया है। तो महासागर का नाम बताना है, किस में आया है, जगह हम आपको दिखा देंगे। महासागर की बात करें तो वो महासागर आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर है। एकमात्र महासागर जो कि किसी देश के नाम पर है वो है हिंद महासागर। अदरवाइज प्रशांत महासागर देखिए, अटलांटिक महासागर देखिए, ये सब किसी देश के नाम पर नहीं है। एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर है। हिंद महासागर में ये चक्रवात देखने को मिला है, जिसे हम साइक्लोन कहते हैं, गैरेंस। ध्यान रखिएगा, गैरेंस। अब आपको लोकेशन दिखाते हैं कि ये कहां पर आया है। तो लोकेशन देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट आप आगे बढ़ेंगे, अफ्रीका का ही एक देश जिसको हम मेडागास्कर कहते हैं, इस जगह पर, ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां पर ये चक्रवात देखने को मिला है। ये जो जगह है यहां पर इसे रीयूनियन अंडर दी फ्रांस कहते हैं। तो ये फ्रांस का यहां पर कब्जा है, और रीयूनियन इस जगह का नाम है, ठीक है भाई। तो यहां पर ध्यान रखेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा भारत है लगभग, तो ये वाला जो सागर है इसी को हम हिंद महासागर कहते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही हमारा कभी भारत जुड़ा हुआ था, लेकिन भारत धीरे धीरे अलग होकर के आ जाता है। विस्थापन थ्योरी आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, उसी के तहत वो ऊपर आता है, और ये वाला हिस्सा वहीं रह जाता है। ये हिस्सा कभी यहाँ पर चिपका हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिज़ाइन भी एक जैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे कह रहे हैं कि इसकी दूरी और बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम ज्योग्राफी में आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट पर जाकर के वर्ल्ड मैप आप पढ़ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। हमने सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर बना रखी है। तो चैनल पर जाइए, जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर और भी हम साइक्लोन्स देख लेते हैं। चूंकि अभी हमने साइक्लोन बता दिया, ये हिंद महासागर में आया था, लेकिन कुछ और भी साइक्लोन है जो कि अभी हाल फिलहाल में आए थे और एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो साइक्लोन रैमल याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। और ये किस देश को प्रभावित किया है इसने, तो भारत का विशेषकर क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन क्षेत्र को प्रभावित किया है। एक असना ध्यान रखेंगे, साइक्लोन असना जो कि अरब सागर में आया था, इसने भारत के गुजरात को यहां पर प्रभावित किया था। साइक्लोन डाना है जो कि बंगाल की खाड़ी में आता है, भारत के उड़ीसा को प्रभावित किया था। और साइक्लोन फेंगाल जो है ये बंगाल की खाड़ी में आया है, इसने तमिलनाडु को प्रभावित किया था। तो ये कुछ साइक्लोन्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भाई इन्हें याद रखना बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो आया है, कल परसों जो आया है, उसका नाम हमने आपको बता दिया है। ध्यान रखेंगे उसको भी, ध्यान रखेंगे इनको भी। तो ये साइक्लोन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम यहां पर करते हैं। हमारा 4th नंबर का प्रश्न है, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 जो कि संयुक्त विशेष बलों द्वारा आयोजित की गई, यह कहां पर आयोजित हुई है। वैसे आपको बताएं कि ये जो आयोजन हुआ है ये हमारे नेवी हो, आर्मी हो और एयरफोर्स हो, इन्हीं के कमांडर और स्पेशल फोर्स के जो कमांडोर्स हैं उन्होंने मिलकर के ये अभ्यास किया है। अभ्यास का नाम याद रखेंगे, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। तो ये जो हुआ है ये जोधपुर में हुआ है, ध्यान रखना है। 4th का
यहाँ पर डी हमारा सही होगा। इसमें जो एयर स्टेशन है, एयरफोर्स का स्टेशन है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन, वहाँ पर इसे किया गया है, उसका आयोजन हुआ है। तो ध्यान क्या रखना है, तीनों का संयुक्त है, जगह का नाम जोधपुर याद रखेंगे। हालांकि कुछ और भी एक्सरसाइज आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने आपको वादा किया है कि हम आपको करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ स्टैटिक भी पढ़ाएंगे। पुराना करंट अफेयर जो भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सवाल यहाँ पर अभी आपने देखा कि अभ्यास से है, एक्सरसाइज से सवाल आया है, तो हमने वो बता दिया। साथ ही साथ अभी तक जो एक्सरसाइज हुए हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूरी तरह से मदद करेगा। ये सवाल नहीं आएगा तो इनमें से आएगा, लेकिन आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपकी पकड़ अच्छी होगी करंट अफेयर्स पर। तो ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच होता है। ये एक अभ्यास होता है और ये एक दो देशों के बीच, कभी कभी तीन देशों के बीच एक अभ्यास आयोजन हुए थे, इन पर प्रैक्टिस की जाती है। तो एक्सरसाइज साइक्लोन जो नाम है ये भारत और मिस्र यानी जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं उसके बीच होता है। धर्मा गार्जन जो है भारत और जापान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धर्मा गार्जन, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। और एक्स खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच है, भारत और किर्गिस्तान के बीच। टाइगर थ्रिम्पुआ जो भारत अमेरिका के बीच है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच है। और वाजरा प्रहार जिसको हम कभी वज्र प्रहार कहते हैं, जो इंद्र जी का वज्र था उसके लिए यहां पर होता है, जिसको हम वज्र प्रहार कहते हैं, भारत और अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे ये टाइगर ट्रिम्फ जो है और वज्र प्रहार ये दोनों ही भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। विनबैक्स 2024 जो है वो भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। तो ये कुछ हमने मेजर एक्सरसाइज लिए हैं जो कि मिलिट्री की एक्सरसाइज है, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, यहां पर हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब अगला प्रश्न है 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। बेस्ट पिक्चर आपको बतानी है किस फिल्म ने जीता है। वैसे जो हमने चार ऑप्शन लिए हैं इनमें से एक फिल्म ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं और वो है ऑप्शन ए अनुराग। तो ध्यान रखेंगे 97वें ऑस्कर अवार्ड अभी आयोजन हुआ है 2025 में। तो एक फैक्ट तो आपको ये पता चल गया कि कौन से नंबर के हुए हैं, 97 नंबर के हुए हैं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2025 में हुआ है। अनुरा जो फिल्म है उसी ने यहां पर बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है और सबसे ज्यादा अवार्ड भी इसी फिल्म को मिले हैं, अनोरा को। तो अनोरा फिल्म याद रखना, वनडे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। ये अनोरा का इमेज है, हमने आपको इमेज दिखा दिया। अब यहीं पर हमने क्या किया है कि जो ऑस्कर अवार्ड में जितने अवार्ड मिले हैं अलग अलग फिल्मों को, अलग अलग डायरेक्टर्स को, वो सब हमने यहां पर आपको दे दिया है। तो ऑस्कर अवार्ड आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को फॉलो करिए, बस इतना याद रखिए। ऑस्कर अवार्ड 2025 में विजेताओं की लिस्ट हमने यहां पर दी है। ध्यान रखेंगे जो अनोरा है उसे सबसे ज्यादा यहां पर अवार्ड मिले हैं, तो अवार्ड जीतने वाली सबसे ज्यादा फिल्म बनी है। बेस्ट पिक्चर अनोरा आपको बता दिया। बेस्ट डायरेक्टर जो है अनोरा के सीन बेकर जो है उनको मिला है, सीन बेकर अनोरा के ही डायरेक्टर हैं, उनको मिला है। बेस्ट एक्टर जो है वो है एड्रियन ब्रोडी, दी ब्रूट लिस्ट यहां पर एक फिल्म आई थी उसका ये एक्टर है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो माइकी मेडिसन है जो कि अनोरा की एक्ट्रेस है, जो कि अभी इमेज दिखाया हमने। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अनोरा को मिला है। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले कॉन्क्लेव को मिला है। कॉन्क्लेव को एक और अवार्ड मिला था, हमने प्रीवियस आपको जो लेक्चर हमारा संडे में पिछली बार हुआ था उसमें हमने आपको पढ़ाया। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए दी ब्रूटलिस्ट इसको मिला है। और ध्यान रखेंगे बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म जो मिली है वो फ्लो को मिला है, फिल्म का नाम याद रखेंगे फ्लो। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है आई एम स्टिल हियर जो कि ब्राजील की फिल्म है, इसे मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि ऑस्कर अवार्ड से हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखें भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, किसे लगातार 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, ध्यान रखेंगे बीसीसीआई की बात नहीं कर रहे हैं हम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं द बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है। तो बार काउंसिल के अध्यक्ष जो है वो मनन कुमार मिश्रा यहाँ पर बनते हैं। और ये खास बात ये है कि ये 7वीं बार है ना, लगातार, वो भी 7वीं बार, बड़ा एक वो होता है समय 7वीं बार किसी का बनना। तो 2 साल इनका टर्न्योर रहेगा, मतलब इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। वैसे आपको बताएंगे मनन कुमार मिश्रा जो है ये राज्यसभा एमपी भी हैं, राज्यसभा एमपी भी हैं। और कहां से हैं, बिहार से हैं, राज्यसभा एमपी
बिहार से हैं। तो ध्यान रखना है, मनन कुमार मिश्रा को यहाँ पर बनाया जाता है। 2 साल के लिए कार्यकाल इनका रहेगा। ये हमने यहाँ पर आपको इमेज दिखा दिया, यही है मनन कुमार मिश्रा। ठीक है भाई, अब हम चूंकि यहाँ पर बात हुई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, बीसीआई की, इसके बारे में देखें तो यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के तहत इसे स्थापित किया गया था। भारत में लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है। ध्यान क्या रखना है कि भारत में लीगल प्रैक्टिस जो होती है और लीगल एजुकेशन उसको रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना 1961 में हुई है। ध्यान क्या रखना है, 1961 में, अंडर द एक्ट ऑफ 4 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ डे यहां पर कब मनाया जाता है, और वो भी वर्ल्ड। तो कब मनता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 7वें का यहां पर आंसर हो जाएगा 3 मार्च। 3 मार्च को यहां पर मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। एक और दिवस याद रखेंगे जो कि इसी 3 मार्च को मनाया जाता है, वो क्या है? वर्ल्ड हियरिंग डे। हियरिंग डे, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उनके लिए, उनके अवेयरनेस के लिए यहां पर यह दिवस मनाया जाता है। इसे भी 3 मार्च को ही मनाते हैं। तो ये 2 दिन आपको 3 मार्च के याद रखने होंगे, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है भाई, चलो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम याद रखना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ये इसका थीम रहा है 2025 का। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम जीएसआई कहते हैं, जो अपनी 175वीं वर्षगांठ मना रहा है, 175 मना रहा है। कितना पुराना होगा? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पुराना कितना है, यहां पर सवाल है। तो ध्यान रखेंगे 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना की गई थी। जैसे माइनिंग होती है, माइनिंग में कभी सोना, चांदी और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो माइनिंग के लिए स्पेशली इसे मतलब स्पेशली उसी के लिए ये है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में बहुत पुराना है, 175वें नंबर की वर्षगांठ ये मना रहा है। 4 मार्च 1851 को इसको स्थापित किया गया था। ये उसका हमने लोगो दिखा दिया, 1851 लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसे कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है ये, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग नहीं है, ये है जो हमने आपको बताया यहां पर, जो ध्यान रखेंगे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है इसके कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की स्थापना 4 मार्च 1851 में होती है। हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मंत्रालय जो काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खनन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। महानिदेशक असित साहा फिलहाल इसके महानिदेशक हैं। जीएसआई के मुख्य काम क्या क्या है? भारत की खनिज संपदा जो मिनरल वेल्थ है उसकी खोज करना, प्रबंधन करना। जगह जगह पर, कहीं पर कॉपर मिल रहा है, कहीं पर तांबा मतलब कुछ और मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, और कुछ भी खनिज मिल रहे हैं, उन सब का प्रबंधन करना और उनकी खोज करना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना और नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए योजनाएं बनाना और एनवायरमेंटल इश्यूज का विश्लेषण करना, ये इसके कुछ मुख्य काम हैं। ध्यान क्या रखना है आपको स्टैटिक में, वो ये कि खनन के उसके मामले में जो हमारे माइंस हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो माइंस में पहले नंबर पर उड़ीसा आता है। छत्तीसगढ़ 17.34 और राजस्थान 14.10। ध्यान रखेंगे राजस्थान में तांबा बहुत होता है। खीतड़ी की खान जो है आपने सुनी होगी, उसमें तांबा कॉपर होता है। उड़ीसा यहाँ पहले नंबर पे है, तो वो जरूर याद रखना है। अब अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2025-24, जो 24-25 है उसका खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी जो है वो इंडियन क्रिकेट की तरह है, क्रिकेट ही होता है उसमें, और आप कहें कि इसके बाद टीम्स बनती है, टीम ए टीम बी, उस तरह से है। उसके बाद आप इंडियन टीम पढ़ते हैं। तो ये रणजी जो है वो इंडियन टीम से थोड़ा सा छोटा पायदान है, लेकिन जो ट्रॉफी होती है ये क्रिकेट की है। अलग अलग राज्य जो हैं भारत के वो आपस में यहाँ पर क्रिकेट करते हैं और इनके बीच टूर्नामेंट होता है। तो वो केरल को हरा करके यहाँ पर किसने जीता है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, विदर्भ ने जीता है। ध्यान क्या रखना है, विदर्भ ने ये जीता है रणजी ट्रॉफी। आपसे पूछेगा रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, इसमें क्रिकेट होता है, टूर्नामेंट होते हैं।
अब देखिएगा विदर्भ की कप्तानी जो है वो अक्षय बाडकर ने की है, पूछ सकता है आपसे क्योंकि विदर्भ जीता है। रणजी ट्रॉफी के बारे में देखें कि भारत का एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है, यानी प्रथम श्रेणी कहें तो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। आयोजक जो है वो बीसीसीआई है। इंडियन क्रिकेट टीम जो है जिसके अंडर काम कर रही है, जिसके अंडर खेल रही है, वही बीसीसीआई है। स्थापना देखिए तो 1934 में दी क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में 1935 में इसका नाम बदलकर रणजीत सिंह, जो पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के सम्मान में रणजी ट्रॉफी रखा गया था। रणजीत सिंह जो है वो पहले भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर थे, इसलिए उनके नाम पर रणजी ट्रॉफी इसे रखा गया है। कुल टीमें यहां पर जो खेली हैं वो 38 टीमें इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, 2023-24 में रणजी ट्रॉफी के जो विजेता रहे वो मुंबई रहे। उस समय पर अजिंक्य रहाणे जो है इंडियन क्रिकेट टीम में जो खेलते हैं वो उस समय पर कप्तान थे। उप विजेता जो था वो विदर्भ था, लेकिन इस बार विजेता विदर्भ बना है, पहले उप विजेता था। ठीक है, यानी अच्छी टीम है विदर्भ, हम ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 मार्च 2025 को किन दो रेलवे पीएसयू को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? आपने नाम सुना होगा, नवरत्न होते हैं, मिनी रत्न होते हैं और महारत्न होती हैं कंपनियां। तो ये पीएसयू जो है वो कंपनियां जिसमें गवर्नमेंट का शेयर कम से कम 51% है या उससे ज्यादा है, वो सरकारी कंपनियों को पीएसयू कहते हैं। तो यहाँ पर एक नई पीएसयू जो है उसे नवरत्न का दर्जा यहाँ पर मिलने जा रहा है, और वो कंपनी है हमारी, यहाँ आप देखें तो 10वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी रेलवे वाली आप जानते होंगे, है ना, कैटरिंग सर्विस जो देती है वही है इंडियन रेलवे, है ना। तो कैटरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ये है, और आईआरएफसी, इन दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ पर बना दिया गया है नवरत्न कंपनी। अब कुछ बातें देख लेते हैं। भारत में पीएसयू श्रेणियां जो हैं वो किस कैटेगरी में है, तो देखिएगा महारत्न होती है। ठीक है, नंबर 1 महारत्न, सबसे बड़े और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं पीएसयू होते हैं ये। और फिर नवरत्न होते हैं जो मिड टीयर होती हैं पीएसयू, जो मिनी रत्न से अधिक स्वायत्ता ऑटोनॉमी रखते हैं। मिनी रत्न इसमें सबसे लास्ट नंबर पर आता है, कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, दो छोटे छोटे स्तरों में ये बटे रहते हैं। ठीक है, जिनके पास सीमित वित्तीय स्वतंत्रता होती है। तो 3 प्रकार की हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। पीएसयू की संख्या फिलहाल की डेट में देखें तो महारत्न 14 है। ठीक है, नवरत्न हमारी 26 है और मिनी रत्न हमारी 63 है, फिलहाल की बात अगर हम करें तो। ठीक है भाई, चलो यहां पर देखिए नवरत्न का दर्जा मिलने के फायदे क्या होते हैं। तो वहां पर देखिएगा 1000 करोड़ तक का निवेश करने की स्वतंत्रता बिना सरकार की अनुमति के मिल जाती है, अगर कोई पीएसयू क्या है, नवरत्न है। तो नवरत्न बनने पर 1000 करोड़ तक का निवेश इन्वेस्टमेंट करने की स्वतंत्रता उसे होती है। नेटवर्थ देखें तो उसका 15% एक प्रोजेक्ट में निवेश किया जा सकता है, सालाना 30% तक निवेश की अनुमति होती है, और 30% सालाना है। वैसे देखें तो लिमिट 1000 करोड़ है। ठीक है, यहां पर हमने आपको बता दिया है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, भारतीय रेलवे का की एक पीएसयू है ये आईआरसीटीसी। इससे आपने टिकट भी बुक किया होगा ट्रेन वगैरह का, स्टैब्लिश जो हुआ है 1999 हुआ है। और बाकी क्या करता है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करता है, कैटरिंग सर्विस देता है और टूरिज्म की सर्विस यहाँ पर देता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, हमने बता दिया है। ये जो आईआरसीटीसी है वो क्या बना है, हमने बता दिया, वो नवरत्न बनी है। ठीक है, चलो ये भी प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। अब 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, फिलहाल जिसको कहते हैं 2025 द्वारा आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? ध्यान रखेंगे फोर्ब्स इंडिया के द्वारा मिला है और वो मिला है जैसा को। तो 11 का सी यहां पर सही होगा, जैसा। जैसा जो इस समय पर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता का लड़का अभी तक इतना बड़ा एक हासिल नहीं कर पाया। पहले बीसीसीआई के चेयरमैन, आप देख रहे हैं कि आईसीसी के चेयरमैन, बहुत बड़े पद हैंगे, वहां तक पहुंच पाना किसी सामान्य पुरुष के लिए तो संभव नहीं है। कोई कितना भी कैपेबल हो, बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि उनके पिताजी अमित शाह एक गृह मंत्री हैं, बड़े पावरफुल लीडर हैं, इस वजह से हो सकता है कि जैसा आपको ये सब मिल रहा है। ये सब कहने की बात है कि आइकन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है, ऐसा नहीं है, एलिजिबल लोगों को बहुत कम मिलता है। तो हमने यहाँ पर 11वां प्रश्न कर लिया है, सी हमारा इसमें आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया और इसमें देश में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? पॉइंट इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा। क्यों? क्योंकि पहली जनगणना हुई है, डॉल्फिन मछली जो होती है
उसकी यहाँ पर जनगणना पहले की गई है। अब उसमें कितनी हमें वो मिली है मछलियां, समंदर की नहीं नदियों की है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नदियों की बात हो रही है, नदियों में डॉल्फिन होती हैं, तो समंदर भी है लेकिन नदियों में कितनी है वो ये यहाँ पर बात है। तो ऑप्शन सी सही होगा, 6327 यहाँ पर टोटल है। नंबर से ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि ये डॉल्फिन जो है ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिली है नदियों में। ये सवाल स्पेशली जो है राज्य की जो लोक सेवा आयोग है उनके लिए स्पेशल है। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या है 2397, पहले नंबर पर आता है। और दूसरा, चूंकि गंगा का क्षेत्र भी सबसे ज्यादा 2525 किलोमीटर है टोटल अगर देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही बहकर जाती है, तो उत्तर प्रदेश में लाजमी है कि डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा होगी। बिहार दूसरे नंबर पर है, पश्चिम बंगाल तीसरे पर है, उसके बाद असम, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये सभी नदियों को मिलाकर हम बता रहे हैं। तो पंजाब में भी नदियां हैं, राजस्थान में भी नदियां हैं, झारखंड, असम, इन सब जगह पर नदियां हैं, इनमें इतनी इतनी संख्या है। पंजाब सबसे कम पर रहा है, ध्यान रखेंगे। यूपी सबसे पहले नंबर पर रहा है, तो ये फर्स्ट है और इसका आप याद रखेंगे लास्ट है। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है भाई। तो यहां पर ये बात याद रखनी है, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है। पंजाब में केवल 3 डॉल्फिन दर्ज की गई है, जो कि न्यूनतम संख्या है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत की जल पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। चलिए अब 13वां प्रश्न करते हैं। 13th प्रश्न हमारा देखिएगा क्या है, वो है दिलजीत दोसांझ को किस अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त बनाया गया है, तो वो लेवाइस का बना है, ठीक है। लेवाइस जो है एक कपड़ों की कंपनी है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, खासकर कि इसके कपड़े बनते हैं, उसके यहाँ पर ये ब्रांड एम्बेसडर बने। और दिलजीत दोसांझ आप जानते होंगे, ये एक सिंगर है, अभी इमेज दिखाते हैं तो आपको याद आ जाएंगे, यही वो सिंगर हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे लिवाइस के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। अगला प्रश्न है, जन औषधि सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है। जन औषधि सप्ताह, हमारी जो सरकार है वो जन औषधि सप्ताह जो मनाती है इसका ऐड करना चाहती है। तो ऐड करने के कई तरीके हैं, आप ऑनलाइन ऐड करवाइए, पैसा खर्च करिए, और तरीके भी हैं बहुत सारे। एक तरीका ये भी है कि एग्जाम में दे दीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो स्टूडेंट पढ़ेंगे, स्टूडेंट अवेयर होंगे, तो मीन्स कि जन औषधि सप्ताह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सकेगा। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस प्रश्न को स्पेशली बोर्ड्स के द्वारा रिकमेंड करती हैं कि वो ऐसे प्रश्न डालें जिससे लोग अवेयर हों। तो आपको ध्यान रखना है 1 मार्च से 7 मार्च तक ये हुआ है जन औषधि सप्ताह 2025, ठीक है भाई। 14वां प्रश्न हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न है 15वां, वास्तुकला के नोबल के रूप में जाने जाने वाला प्रित्जकर बोलते हैं उसको, पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। वास्तुकला मतलब होता है आर्किटेक्चर में जो इंजीनियर्स होते हैं, भवन निर्माण करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो आर्किटेक्चर बस वास्तुकला के क्षेत्र में यहाँ पर मिलता है। तो उसका यहाँ पर जो है उसका नोबल कहा जाता है, वास्तुकला का नोबल। जैसे कई बार आपने कहा होगा एशिया का नोबल कौन सा है, तो रेमन मैग्सेसे है। नोबल प्राइज आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है। भारत में देखें तो भारत में सबसे बड़ा प्राइज जो है वो भारत रत्न है। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज कहते हैं वो कौन सा है, जिसका नाम है प्रित्जकर पुरस्कार। ये जो मिला है वो लियू, ऑप्शन सी लियू जियाकुन, जो चाइना के हैं, इनको मिला है। तो चीन के हैं लियू जियाकुन, इनको यहाँ पर मिला है। इन्होंने बहुत सी बिल्डिंग्स बनाई हैं, इसलिए इमेज हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया, इनको ये प्रोवाइड किया गया है इस बार। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो महिला दिवस के बारे में खास बात आप ध्यान रखेंगे कि कल ही मनाया गया है 8 मार्च को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 8 मार्च। तो महिला दिवस है, और देखिए महिला दिवस की कुछ कहानी आपको बता दें कैसे इसकी शुरुआत होती है। महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार काम कर रही है, तो महिलाओं को अधिकार देने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स देने के लिए, उनके राइट्स को पहचान देने के लिए और उन्हें अधिकार देने के लिए यहाँ पर ये दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखेंगे, एक्सेलरेट एक्शन
2025 का थीम है। हालांकि 2024 भी आपको याद रखनी चाहिए, हो सकता है एग्जाम में वो भी पूछ ले। इंस्पायर इंक्लूजन थीम आपको 2 साल की याद करके चलनी चाहिए, एक इसी साल की और एक पिछली साल की। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस ईयर का जरूर याद करें और उससे पिछले वाला भी याद कर लें, क्योंकि इस करंट ईयर का आने की संभावना ज़्यादा होती है और थोड़ी सी संभावना उसकी भी होती है जो पिछला ईयर आपका गुजरा है। 19 मार्च 1911 को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 8 मार्च 1917 को रूस की महिलाओं ने हड़ताल की, जिससे उन्हें मताधिकार, वोटिंग राइट्स मिला। इसके बाद महिला दिवस की तारीख बदलकर 8 मार्च कर दी गई। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि 8 मार्च 1917 को इन्होंने हड़ताल की थी, इस वजह से तारीख बदली है। उससे पहले 19 मार्च 1911 में ये हुआ करती थी। 1975 से संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी और इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। तो फिलहाल ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, अगर आपका कोई प्रश्न होता है, कोई डाउट होता है, कोई सुझाव होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आप क्वेश्चन ऑफ द वीक जो हम पूछते हैं उसका जवाब दिया करिए, हम जो भी जवाब देगा उसका मेंशन जरूर करेंगे, जो भी ठीक जवाब देगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे जो YouTube चैनल का जो प्लेलिस्ट है उनको चेक करिए, आपको अलग अलग सभी सब्जेक्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, और आपकी इंडियन पॉलिटी हो, प्रैक्टिस हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, या यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, ईआरओ, सभी के लिए वहाँ पर आपको एक विधिवत तरीके से प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उसे ज़रूर चेक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो। अगर लेक्चर पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर फायदा ये होगा कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और भी हम वहां पर क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस देते रहते हैं। कोई भी नया अपडेट होता है, कोई भी नया लेक्चर आने वाला होता है तो उसको भी हम वहां पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसे ज्वाइन जरूर करें। लोगो आपको दिख रहा है, यही लोगो आपको चैनल पर दिख जाएगा। आप मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं, ऐट लगाकर रणधीर एजुकेशन लिखिएगा, आपको ये वाला लोगो दिख जाएगा, वहीं पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।